कॉपी टेक्स्ट को क्लोज कर दो। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है एंथैल्पी। एंथैल्पी इसको किसी किसी बुक में एनर्जी लिखा जाता है, तो थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी को हम लोग एज ए एंथैल्पी कंसीडर करते हैं और बाकी जगह हम उसको एज ए एनर्जी करके यूज करते हैं। ये जो एंथैल्पी होता है, इस एंथैल्पी का जो सिंबल आता है वो आता है H, दैट इज कैपिटल H। और इफ हमको एंथैल्पी फाइंड करना है किसी का, तो एंथैल्पी फाइंड करने का फॉर्मूला है H इक्वल्स टू U प्लस P इंटू V। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंथैल्पी। यहाँ से हम लोग एंथैल्पी का डेफिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या रहेगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा था इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये किसका काम कर रहा था? स्टेट फंक्शन था। ऑल्सो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। अब एक्सटेंसिव क्या होता है और इंटेंसिव क्या होता है वो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब ये तो हुई बात डेल्टा H की। इफ मुझे चेंज इन एंथैल्पी फाइंड करना है तो क्या होगा? डेल्टा U प्लस डेल्टा P इंटू V। इसका मतलब ये जो डेल्टा का साइन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? P और V दोनों के लिए। तो इसको और थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V प्लस V इंटू डेल्टा P। क्योंकि दोनों बातें एट ए टाइम चेंज नहीं हो सकती। या तो प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो इक्वेशन जो रहेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये डेल्टा H जो है, मतलब इफ हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं और A से हम लोग B तक जा रहे हैं, तो A से कहां तक गए? B तक गए। तो यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो इसमें एंथैल्पी का चेंज कितना हुआ? यहां से यहां तक जा रहे हैं तो एंथैल्पी का चेंज कितना हुआ वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं। अब इफ ये रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर पे करता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होगा? P is not equals to 0, thus delta P equals to 0। ठीक है, अब डेल्टा P का वैल्यू 0 है, so this should be 0। तो इक्वेशन विल बी डेल्टा S equals to डेल्टा U plus P into डेल्टा V at constant pressure। इफ इसी इक्वेशन को मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे यूज करता हूं तो क्या होगा? क्या होगा? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस V इंटू डेल्टा P। ऐसे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ये डेल्टा जो है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फिर आप लिखोगे सर डेल्टा V और डेल्टा P दोनों लिखते, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को एट ए टाइम चेंज नहीं करोगे। या तो आप प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर चेंज होगा। तो इक्वेशन जो रहेगा ये आपका ये बन गया। इसको हमने दो अलग अलग कंडीशन में देखा, एक था कांस्टेंट प्रेशर में, दूसरा कांस्टेंट। पहले इतना देखो, इसमें से कुछ समझाने तो पूछो, आगे बढ़ते फिर आगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके है। इसी को यूज करता हूं मैं। मेरे पास फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है, कौन सा? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W।
सही है। या तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, जैसे अभी इन्होंने पूछा था ये इक्वेशन कैसे आता है, तो हम दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे मेरे पास डेल्टा यू का वैल्यू है। अब ये डेल्टा यू का वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ। एक मिनट में सर, ये तो क्या होगा डेल्टा एच इक्वल्स टू, अब इसको मैं क्यू पी बोलूं या क्यू बी बोलूं? दो देखे ना, एक को हमने बोला था क्यू बी और दूसरे को बोला था क्यू पी। क्यू बी स्टैंड फॉर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा देखा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक कांस्टेंट प्रेशर है, दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यू पी इसमें क्या है प्लस, सॉरी डेल्टा यू का वैल्यू क्या, माइनस पी इंटू डेल्टा वी प्लस पी इंटू डेल्टा वी। देखो इक्वेशन एज इट इज लिखना है, बस आपको डेल्टा यू का वैल्यू चेंज करना है। डेल्टा यू का वैल्यू क्या है, क्यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, ये पुट कर दिया, प्लस एज इट इज पी इंटू डेल्टा वी। क्या होगा, ये p इंटू डेल्टा वी, p इंटू डेल्टा वी कट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा डेल्टा h इक्वल्स टू क्यू पी। क्यू लिखोगे तो भी चलेगा, मैं जानबूझ के क्यू पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, तो मैं क्यू पी की जगह लिख सकता हूँ डेल्टा h। अब ये क्यों ध्यान रखना है, कभी कभी बहुत लंबा क्वेश्चन देते हैं, सब वैल्यू दे देते हैं, वो बताते हैं कि इस रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं और इस रिएक्शन का डेल्टा एच का वैल्यू इतना है, तो आप उसका हीट निकालो। कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो जितना डेल्टा एच का वैल्यू होता है उतना ही क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेल्टा एच। व्हाट अबाउट क्यू बी, एच तो हो गया, हाँ पक्का। कल पढ़ा था, हाँ कल पढ़ा था ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये हमने कल इक्वेशन देखा था फर्स्ट लॉ। इक्वेशन क्या था, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फिर क्यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो दिस वैल्यू विल बी जीरो, सो होल टर्म विल बी जीरो, तो क्या आएगा डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू। लेकिन ये जो क्यू था वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, तो क्यू वी का वैल्यू आता है डेल्टा यू और क्यू पी का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा डेल्टा एच। ठीक है, तो इस प्रकार से क्यू पी और क्यू वी दोनों का मतलब पता होना चाहिए और दोनों की जगह हम किसको यूज कर सकते हैं वो भी पता होना चाहिए। देख लो एक बार, ठीक है। कल मैंने आपको यह भी बताया था कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज नॉर्मल कंडीशन। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, नॉर्मली कौन कांस्टेंट होता है, मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या फिर यहाँ से मैं दूसरे लैब में चला गया, दूसरे क्लास में चला गया, वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसा है, नियर अबाउट सेम है। मतलब यही मान के चलते कि नॉर्मली प्रेशर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को ज्यादा फॉलो करते हैं। कौन सा इक्वेशन,
डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V। अब हमको क्या करना है, डेल्टा H और डेल्टा U के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। इसके बीच का डेल्टा H और डेल्टा U के बीच का रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है कि हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं और उस प्रोसेस में हम A से B तक चले गए, तो A से B तक जाने में इफ डेल्टा H का वैल्यू चेंज होता है तो डेल्टा H या डेल्टा U में कितना ज्यादा चेंज होगा, या दोनों का वैल्यू सेम रहेगा या दोनों का वैल्यू डिफरेंट रहेगा, किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा और किसका वैल्यू कम रहेगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा H का वैल्यू जो है वो डेल्टा U के ऊपर डिपेंड है। तो इफ डेल्टा U का वैल्यू चेंज होता है तो डेल्टा H का वैल्यू भी चेंज होगा। लेकिन नॉर्मल हम 3 टाइप के रिएक्शन करते हैं। इफ हम A को B में कन्वर्ट करते हैं तो मान लिया कि पहले ये सॉलिड में था और सॉलिड से लिक्विड में चला गया, या तो मान लेते हैं कि वो लिक्विड से कौन से स्टेट में चला गया, सॉलिड में। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे इनमें जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है, और इनमें चेंज बहुत कम होने की वजह से इनका जो रिलेशन है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं पढ़ना है, तो किसके लिए पढ़ना है, गैस के लिए। ठीक है, तो सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं या तो लिक्विड को हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि इनमें डेल्टा H और डेल्टा U के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, और इसीलिए हम उनके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, गैस के बारे में। अब हमारे पास गैस है A, ये कन्वर्ट हुआ B में। ठीक है, अब गैसीय स्टेट में तो इनके लिए वैलिड रहेगा। अब इसमें या तो ये उनके लिए वैलिड रहेगा जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चले गए, या तो वो लिक्विड से डायरेक्टली गैस में चले गए। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इनके लिए ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इनमें चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू बहुत कम होता है, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। लेकिन वो गैसियस के लिए होता है, मतलब सॉलिड से गैस बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, या तो गैस से गैस बनेगा। गैस से गैस का एग्जांपल है H2 का रिएक्शन N2 के साथ करते हैं तो NH3 बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, हियर 2 मोल्स, हियर 3 मोल्स। हाइड्रोजन प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट, अमोनिया इज प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट। ठीक है, तो इधर नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स कितने टोटल, 4। यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कितने हैं, 2। तो यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल चेंज होंगे तो इनमें चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्यादा होता है, और इसीलिए हम ऐसे रिएक्शन के लिए इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे। या तो दूसरा रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन है CaCO3 जो कि सॉलिड स्टेट में है। इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो CaO मिलेगा जो सॉलिड स्टेट में है, और CO2 जो रहेगा वो गैसीय स्टेट में है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो ज्यादा नहीं रहेगा, तो ये ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। लेकिन हम इन दोनों की बात करते हैं तो इनमें जो चेंज रहेगा वो ज्यादा होगा, और इफ इनमें चेंज ज्यादा है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ऐसे रिएक्शन के लिए हम इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नहीं समझा? ठीक है, तो ये रिलेशन कब फाइंड करना है, इफ उस रिएक्शन में गैस प्रेजेंट है आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, या तो दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तो भी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैंने H2 को यूज किया, हाफ मोल ऑफ O2 को यूज किया, और यहाँ पे H2O बना दिया। बनने वाला H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में है, यूज करने वाला ऑक्सीजन गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। सही है, अब ये दोनों के दोनों गैसीय स्टेट में रिएक्टेंट है, तो इस इक्वेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रिलेशन ढूंढना होगा। समझ में आ रहा है? अब हमारे पास रिएक्शन कौन सा है, A से B में कन्वर्ट हो रहा है, एक गैस दूसरे गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एक तरीके का गैस दूसरे तरीके के गैस में कन्वर्ट हो गए हैं। इनके लिए इसका प्रेशर लेता हूं मैं P1, और इसका भी प्रेशर लिया मैंने P1। इट मींस प्रेशर इज कांस्टेंट। यहाँ पे वॉल्यूम लिया मैंने V1, इसका वॉल्यूम जो रहेगा वो V2।
इसका टेम्परेचर जो है वो लिया T1, इसका टेम्परेचर लिया मैंने T1, तो टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। इसके नंबर ऑफ मोल से 1 और इसके नंबर ऑफ मोल से 2। तो एक प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस लेके चलते हैं जिसमें ये चेंज हो रहा है। तो क्या क्या चेंज किया हमने? वॉल्यूम को चेंज किया, नंबर ऑफ मोल्स को चेंज किया। सही है। अब हमारे लिए इक्वेशन है कौन सा? PV इक्वल्स टू nRT। अब दो अलग अलग प्रोसेस के लिए मुझे देखना है, तो मैं इनिशियल प्रोसेस के लिए देखूंगा तो क्या होगा? P1 V1 इक्वल्स टू N1 R T1। फाइनल प्रोसेस के लिए P1 V2 N2 R T1। अब क्या करेंगे? ये हमारा फाइनल है और ये हमारा इनिशियल है। जब हमको डिफरेंस निकालना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो ये बन जाएगा P डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा NG RT। सही है। प्रेशर चेंज नहीं हुआ तो P ले लेते, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब ठीक है, ओके। तो प्रेशर कांस्टेंट था और टेम्परेचर कांस्टेंट था। जो प्रोसेस अब यहाँ पे ले रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर चेंज हो रहा है, सॉरी प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन निकाला वो क्या है? P इंटू डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा NGRT। मैंने पूछा P क्या है? डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, मतलब रिएक्टर जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उस टाइम पे। डेल्टा NG चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस पार्टिकल। चेंज डेल्टा NG का मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा N के बाद G लिखा हुआ है। तो एक मुझे यहाँ पे डेल्टा NG का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या लिखूंगा मैं? ओनली कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल है ना, तो फाइनल भी क्या मिलेगा हमको? प्रोडक्ट मिलेगा। तो डेल्टा NG का वैल्यू कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टर। देखो इस रिएक्शन में सभी के सभी गैसियस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन की बात करते हैं तो इस रिएक्शन में 3 पार्टिसिपेटिंग एजेंट है, एक रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट। तो तीनों में से एक ही जो है वो कौन से स्टेट में है? तो हम यहाँ पे बस इसको कंसीडर करेंगे, बाकी को कंसीडर नहीं करेंगे। इन तीनों की बात करते हैं तो तीनों में से हम यहाँ पे किसको इंक्लूड करेंगे? हम H2 को यूज करेंगे, हम O2 को यूज करेंगे, हम H2O को यूज नहीं करेंगे। इन केस मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जो H2O मिल रहा है ये वेपर स्टेट में है, तो क्या करेंगे हम लोग? तीनों को यूज करेंगे। तो यहाँ पे तीनों के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस वैल्यू को क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो P इंटू डेल्टा V है, इस P इंटू डेल्टा V को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा? P इंटू डेल्टा V के वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो इक्वेशन विल बी डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, ये इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, ये इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हम यहां से यहां तक है, एक बार देख लो। देखने के लिए बोला, लिखने के लिए नहीं। क्लियर है? और कोई डाउट है यहां से यहां तक? हाँ या नहीं? ये वाला देखो, यहाँ पे हमने जो प्रोसेस लिया वो A से B तक है जिसमें गैसियस स्टेट इंक्लूड है। तो उनमें हमने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम और
नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर रहे हैं। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का इक्वेशन हम आइडियल गैस के हिसाब से लगाते हैं क्योंकि गैसीय स्टेट में है। ये तो हमको पता है कि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, फिर भी हम लोग स्टडी करने के टाइम पे यही पढ़ के चलते हैं कि वो सभी के सभी आइडियल है और बाकी सभी लॉस और इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। तो इक्वेशन ये यूज करना है। यहाँ से यहाँ तक है, प्रेशर चेंज नहीं हुआ इसलिए दोनों में प्रेशर सेम है। यहाँ से यहाँ तक गए, इस प्रोसेस में वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, तो एक में वॉल्यूम V1 है, दूसरे में वॉल्यूम V2 है। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स को चेंज किया तो यहाँ पे n का वैल्यू जो रहेगा ये भी चेंज हो गया। अब फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो दोनों में P तो कॉमन है, तो P को कॉमन निकालेंगे तो आएगा V2 माइनस V1, तो क्या बन जाएगा डेल्टा V। इसमें आएगा N2 माइनस N1, तो बन जाएगा डेल्टा Nc। ठीक है, तो अब हमने P इंटू डेल्टा V की जगह क्या निकाला, डेल्टा NgRT। तो ये P इंटू डेल्टा V के जगह, मतलब यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता ये वाला, तो क्या होता डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। बट P इंटू डेल्टा V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा NgRT, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सही है। अब कंडीशन 1, इफ डेल्टा Ng इक्वल्स टू 0, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U। सेकेंड, इफ डेल्टा Ng विल बी पॉजिटिव, डेल्टा Ng पॉजिटिव है ना, मतलब इसका कुछ तो वैल्यू रहेगा और इसका कुछ तो वैल्यू रहेगा, तो डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा U से ज्यादा होगा। सो डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। थर्ड कंडीशन, इफ डेल्टा Ng विल बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, जब उसके इनिशियल में नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल ज्यादा होंगे और फाइनल में क्या होंगे, कम होंगे। उस टाइम पे क्या होगा, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। सही है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कंडीशन है। मैं इसके लिए पूछता हूं आपको, तो विच कंडीशन इज करेक्ट फॉर दिस वन। देखो इसमें ये नहीं ढूंढना है, डेल्टा Ng का मतलब ये नहीं ढूंढना है कि नंबर ऑफ गैसियस कितने टाइप के हैं, इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, और इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टर। तो इसमें कितने टाइप के गैस प्रेजेंट है, 2। टोटल कितने मोल्स है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ एयर। सही है, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट का वैल्यू हो गया 4। मतलब इसके लिए हम लिखेंगे NgR विल बी 4। इसके लिए क्या होगा, Ngp जो रहेगा वो 2 रहेगा। अब Ngp माइनस Ngr, तो 2 माइनस 4, तो आंसर रहेगा -2। सही है, सही है ना, हाँ ठीक है। तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव, मतलब डेल्टा H का जो वैल्यू रहेगा वो डेल्टा। ठीक है, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया तो CO2 मिला। कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया तो CO2 मिला। डन। कार्बन देखा है कभी, कहाँ देखा है, कौन से स्टेट में होता है, गैसीय स्टेट में। तो मतलब कार्बन से उड़ते हुए देखा है आपने। नाम क्या है आपका, कार्बन मतलब कोयला। इनिशियली कार्बन जो कोल होता है ना, मतलब कोयला, जो मतलब लकड़ी जलाने के बाद जो ब्लैक कलर का मिलता था, उससे लोग ब्रश करते थे इनिशियली, उसको मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके।
ठीक है। तो जो नए लोग थे ना न्यू जनरेशन के, अब हम भी न्यू के बोल सकते हैं, तो हम भी उनको बोलते हैं कैसे गवार लोग हैं, वो यूज करते हैं। अब उसी का ही मिलीग्राम क्वांटिटी टूथपेस्ट में ऐड करते हैं और बड़ा सा एडवर्टाइज करते हैं, चारकोल ऐड किया, चारकोल ऐड किया, तो उसी को हम यूज करते हैं। ठीक है। तो वो जो कोल होता है मतलब इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, तो कार्बन हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन जो रहेगा ये O2 के फॉर्म में है और ये गैसीय स्टेट में प्रेजेंट है, और CO2 जो रहेगा ये भी गैसीय स्टेट में है। अब इस साइड में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स कितने हैं, 1, और इस साइड में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट जो रहेंगे वो 1 है। इसका मतलब डेल्टा Ng का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा, और इफ डेल्टा Ng का वैल्यू 0 है तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा U दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। ओके है। सेकंड, कार्बन का रिएक्शन O2 के साथ करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। 30 सेकेंड। अब तक आवाज किसी का नहीं आएगा सिवाय मेरे। डन। ओके। क्या आएगा, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U, पक्का। ओके। जब भी हम पढ़ा लिखा हो थोड़ा सा बोल ले दो आपसे ज्यादा, ठीक है। जब भी हम लोग कोई रिएक्शन लिखते हैं केमिस्ट्री में तो सबसे पहली बात है कि हमको उसको बैलेंस करना है। ठीक है। बैलेंस करने के लिए इस साइड में देखेंगे तो नंबर ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन 1O है, यहाँ पे 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रिएक्शन बैलेंस दिख रहा है। अब इसकी बात करेंगे तो ये तो सॉलिड स्टेट में ठहरा, ये ठहरा गैसीय स्टेट में, और ये भी ठहरा गैसीय स्टेट में। अब देखेंगे नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स कितने हैं, तो 1। इसमें देखेंगे नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2। अब तो आ ही जाएगा ना पॉजिटिव। ठीक है। तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। ठीक है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिससे मार्क्स ज्यादा ही नेगेटिव में चले जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना है। तो इसके लिए डेल्टा Ng का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव, और डेल्टा Ng का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन डेल्टा G। CaCO3 is converted into CaO plus CO2। सेकेंड वन, ओके, लिखा हुआ है इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, इट इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स आर 0, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स आर 1। समझ में आ रहा है। इफ हम यहाँ पे मीथेन का कंबशन करते हैं तो कंबशन किसी को भी जलाते हैं तो जलाने के बाद 2 ही बातें मिलती है, पानी और एस तो बोलते हैं लेकिन रियल में केमिस्ट्री के हिसाब से 2 ही बातें, एक CO2 और दूसरा H2। अब यहाँ पे जो CO2 मतलब H2 मिला है मान लेते हैं ये लिक्विड स्टेट में है, बाकी आपके लिए थोड़ा है। 10 सेकेंड। डन? पक्का? बैलेंस है? हाँ? इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ही है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अब बैलेंस्ड है। आपने पहले बोला था यस करके बैलेंस्ड में। CH4 मीथेन गैसीय स्टेट में होता है, ये भी गैसीय स्टेट में, ये गैसीय स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में। नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स 3 और नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट
समझ में आ रहा है? कितना आएगा? थर्ड वाला। ओके, तो ये वाला इक्वेशन वैलिड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे एंथैल्पी, और एंथैल्पी यहाँ पे खत्म करेंगे। 3 ऑप्शन है, 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट। टाइम स्टार्ट।
ओके टॉपिक क्लोज करो, बाद में लिख लेना। टॉपिक क्लोज। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे? हीट कैपेसिटी। इसका जो सिंबल रहेगा उसको बोलेंगे C। तो C इज द सिंबल ऑफ हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी को स्टडी करने के लिए हीट का मतलब क्या ये पता होना चाहिए। क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे हीटिंग कॉइल है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पे मैंने दो मेटल के रॉड ऐसे रख दिए। ठीक है। तो ये जो मेटल के रॉड यहाँ पे रखे हैं इनका टेम्परेचर उस हीटिंग कॉइल से ज्यादा है। तो क्या होगा? हीटिंग कॉइल जो रहेगा इसका टेम्परेचर ज्यादा है और ये जो यहाँ पे मैंने मेटल के रॉड रखे हैं इनका टेम्परेचर कम है। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ पे जाएगा? हीटिंग कॉइल से पेन की तरफ जाएगा, मेटल के रॉड की तरफ जाएगा। अब जैसे ही हीट का ट्रांसफर होगा तो इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट का ट्रांसफर होगा तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब हुआ ऐसे कि जब दोनों को हमने यहाँ पे रखा था, दोनों मेटल रॉड को, तो दोनों मेटल रॉड का टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस। कितना? 35। ठीक है। अब इनका हम लोग इंटरनल एनर्जी भी फाइंड कर रहे हैं, हीट भी फाइंड कर रहे हैं। अब तो कितना बोला टेम्परेचर? 35। अब इन दोनों को यहाँ पे रखा था तो इसका टेम्परेचर 35 से 36 करना है, इसका टेम्परेचर भी 35 से 36 करना है, मतलब 1 डिग्री से बढ़ाना है। तो 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए इन दोनों को क्या एब्सॉर्ब करना होगा? हीट को एब्सॉर्ब करना होगा। मतलब एनर्जी जो रहेगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा? हीट के फॉर्म में। तो ये दोनों के दोनों मेटल के रॉड जो रहेंगे वो इस हीटिंग कॉइल में से क्या करेंगे? एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे और जब ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का टेम्परेचर 35 से 36 करना है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री से। कितने से? 1 डिग्री से। तो 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इसने जो एनर्जी एब्सॉर्ब की है, हीट एब्सॉर्ब की है, वो 3 जूल। किसने? ये ब्लैक वाले ने। तो ये ब्लैक जो रॉड हमने यहाँ पे रखा है उसने 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, मतलब जब इसने 3 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब की तब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा। इसने 5 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब की तब जाके इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा। तो दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहा था। तो एक रॉड ने उस 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट एब्सॉर्ब किया? 3 जूल। और दूसरे ने क्या किया? तो इन दोनों रॉड में से कौन से रॉड का हीट एब्सॉर्ब करने का कैपेसिटी ज्यादा है? मैंने ये नहीं बोला है कि कौन इजीली किसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ किसका हीट एब्सॉर्ब करने का कैपेसिटी ज्यादा है। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा, इसके लिए उसने 3 जूल एनर्जी को एब्सॉर्ब किया। इसका टेम्परेचर 5 जूल से बढ़ा, इसके लिए उसने दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना था। इसने जो हीट एब्सॉर्ब किया था वो 3 जूल, इसने बोला था 5 जूल। तो इन दोनों में से किसने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब किया? इसका मतलब देखो सिंपल सी बात है, जब हीट एब्सॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब हीट एब्सॉर्ब करने से टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी बॉडी देखनी पड़ेगी कि वो बॉडी कितनी ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब कर पाएगी। अब ये जो है इसने 5 जूल एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, इसने 3 जूल एनर्जी को एब्सॉर्ब किया फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब इसका कैपेसिटी ज्यादा है ना, मतलब ये ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब करेगा फिर भी टेम्परेचर में डिफरेंस कम होगा। ऐसे हुआ ना? देखो अब इसको भी मैंने 3 जूल दिया, इसको भी मैंने 3 जूल दिया, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ेगा, इसका 1 डिग्री से नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 5 जूल चाहिए था। सही है। जब इसको हीट देंगे तो ये हीट को पहले क्या करेंगे? एब्सॉर्ब करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। लेकिन एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे तो उनका टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए इसने कितना एब्सॉर्ब किया? 3 जूल। इसने मतलब ये ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब कर सकता है, तो इसने ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब किया लेकिन चेंज इन टेम्परेचर उतना ही हुआ।
इसका मतलब इसका हीट एब्सॉर्ब करने का नहीं समझा। दो बॉडी मानते हैं, मतलब दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों के बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल है और हमने उनको एक थर्मामीटर दे दिया जहां से हम लोग उनके बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। अब हुआ ऐसे कि हमने उस दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर सामने से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसको ए माना इसको बी माना। अब इधर से हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर और ये देखेंगे कि एनर्जी सप्लाई करने के बाद इनके बॉडी का टेम्परेचर में क्या चेंज होता है। तो जिसके बॉडी के ऊपर वो एनर्जी जाएगा तो वो पहले क्या करेगा, एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और जब ऐसा होगा कि उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा तो उसके बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसने 3 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब किया और इसके बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ गया। इसने 3 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब किया तब इसके टेम्परेचर का चेंज 1 डिग्री से कम था। तो इसका 1 डिग्री से चेंज कब हुआ, जब इसने 5 जूल एनर्जी को क्या किया, एब्सॉर्ब किया। इसका मतलब वो सेम टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए ये ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, ये कम एनर्जी को। मतलब दो पर्सन है, मैंने पर्सन ए बोला था, पर्सन बी। पर्सन ए के बॉडी का टेम्परेचर 3 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद ही बढ़ गया, लेकिन पर्सन बी के बॉडी का टेम्परेचर 5 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद 1 डिग्री से बढ़ गया। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी कौन एब्सॉर्ब कर रहा है, 5 जूल वाला, सही है ना। तो जो ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है वो कौन है, 5 जूल वाला। तो इन दोनों में से ये 5 जूल वाला रहेगा, इसका हीट एब्सॉर्ब करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसका हीट एब्सॉर्ब करने का टेंडेंसी नहीं। समझा, उल्टा तो नहीं सोच रहे हो, सही ना। हाँ, तो इन दोनों में से इस पेन का हीट एब्सॉर्ब करने का टेंडेंसी ज्यादा है और इसका हीट एब्सॉर्ब करने का टेंडेंसी कम है। इसका मतलब इसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है और इसका हीट कैपेसिटी कम है, सही है। तो डेफिनेशन होता है हीट कैपेसिटी का, बोल लेते दो पहले जी, हाँ लिखो। The amount of heat required to increase the temperature the amount of heat required to increase the temperature of system by 1 degree सेल्सियस और बाय 1 केल्विन, दोनों चलेगा। बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। अब देखो इसका सिंबल क्या है, कैपिटल सी। तो जितना ये ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा उतना इसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो हीट कैपेसिटी मतलब सी और हीट का रिलेशन क्या है, तो C is directly proportional to Q। अब उसके बॉडी में चेंज इन टेम्परेचर कम हुआ, इसका मतलब उसका कैपेसिटी ज्यादा है, तो चेंज इन टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा ऐसे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T। अब Q जो है इफ ये जूल में है और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो यूनिट क्या रहेगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस। इफ ये कैलोरी में है और ये सेल्सियस में, तो क्या रहेगा, कैलोरी सेल्सियस। अब ये जूल के जगह हमने बोला ये किलो जूल में है, तो भी चेंज कर सकते हैं। अब मान लिया कि ये जूल में है लेकिन ये केल्विन में है, तो क्या बनेगा, जूल पर केल्विन। हम ऐसा भी लिख सकते हैं जूल पर सेल्सियस, सही है। तो हो गया था जूल पर केल्विन हो गया, या तो कैलोरी पर केल्विन लिख दिया। तो दीज आर द यूनिट्स, मतलब हीट कैपेसिटी की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, ओके, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। इस हीट कैपेसिटी को 4 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। अभी लिखना मत करो, ध्यान दो। पहले को बोलते हैं सीपी, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको बोलेंगे हम लोग सीबी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको बोलते हैं सीएम, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी।
और हम यहाँ पे लिखेंगे CS, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मैंने आपको स्पेसिफिक के बारे में बोला था। स्पेसिफिक का मतलब होता है फॉर 1 ग्राम। मतलब क्वेश्चन में दिया है 2 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए इतना हीट एब्सॉर्ब किया, तो आप उसका स्पेसिफिक हीट बता दो। तो 2 ग्राम के लिए इतना, तो 1 ग्राम के लिए कितना फाइंड करना होगा, तो वो बन जाएगा उसका स्पेसिफिक हीट। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है फॉर 1 मोल। इसके लिए रहेगा फॉर 1 मोल। तो मोलर स्टैंड फॉर 1। कभी-कभी जब क्वेश्चन में मोलर मास बोलते हैं, इसका मतलब वो मॉलिक्यूलर मास होता है 1 मोल का। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है फॉर 1 मोल। स्पेसिफिक का मतलब होता है 1 ग्राम। सीपी का मतलब होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सीपी का फॉर्मूला बन जाएगा QP अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे सीवी का फॉर्मूला क्या बनेगा, CV इक्वल्स टू QP अपॉन डेल्टा। समझ में आ रहा है? तो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन तो आपने लिख लिया। अब मैं आपको सपोज बोलता हूं कि सीपी का डेफिनेशन क्या रहेगा। तो डेफिनेशन क्या रहेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of system by 1 degree Celsius और 1 Kelvin at constant pressure। और वैसे इसका वैल्यू रहेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दो डेफिनेशन हो गए, सही है। तो इनके बारे में तो क्लियर हो गया। इसकी बात करते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of 1 mole of a system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, the amount of heat required to increase the temperature of 1 gram of a system by 1 degree Celsius or Kelvin। नहीं समझा? अब चारों के चारों डेफिनेशन अभी लिखना है, तो ही बाहर जाना है। नहीं सॉरी, इसके बाद बंद करता हूं।